बिहार में तेजस्वी यादव का खेल खराब करने वाली कांग्रेस और उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी की फजीहत तो देश भर में हो ही रही है, लेकिन दूर अमेरिका से भी राहुल गांधी ही नहीं, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी पर तंज भरे तीर किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने चलाए। बराक ओबामा ने राहुल गांधी को न सिर्फ नर्वस कहा, बल्कि उन्हें कमजोर समझ वाला आदमी भी बताया। बिहार विधानसभा और कई राज्यों में हुए उपचुनावों को लेकर कांग्रेस की बड़ी हार के बाद बराक ओबामा की ये टिप्पणी कांग्रेस के जख्मों पर नमक का काम कर रही है। असल में बराक ओबामा अपनी नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते नजर आए। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति ने राहुल गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। NYT की समीक्षा के अनुसार ये पुस्तक ओबामा की एक आत्मकथा है जो व्यक्तिगत से अधिक राजनीतिक है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पुस्तक की समीक्षा के अनुसार ओबामा ने वायनाड के सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें एक ऐसे घबराए हुए और अनपढ़ छात्र के गुण हैं जिसने अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और वह अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत रखता है, लेकिन उसमें विषय की महारत हासिल करने की योग्यता या फिर जुनून की कमी है। अपने संस्मरण में बराक ओबामा ने राहुल गांधी की मां और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। समीक्षा में सोनिया गांधी के बारे में कहा गया कि हमें चार्ली क्रिस्ट और रहम इमैनुअल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। सिर्फ 1 या 2 उदाहरण ही अपवाद हैं, जैसे सोनिया गांधी। इस पुस्तक समीक्षा में कहा गया कि अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री बॉब गेट्स और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों में बिल्कुल भावशून्य सच्चाई ईमानदारी है। उल्लेखनीय है कि ओबामा के 668 पन्नों का ये संस्मरण 17 नवंबर को बाजार में आने वाला है। अमेरिका के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकाल में 2 बार 2010 और 2015 में भारत की यात्रा की थी। ओबामा ने अपनी किताब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भी टिप्पणी की है। पुतिन के बारे में कहा गया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ओबामा को शिकागो मशीन चलाने वाले मजबूत चालाक बॉस की याद दिलाते हैं। पुतिन के बारे में ओबामा लिखते हैं, शारीरिक रूप से वह असाधारण हैं। कांग्रेस एक तरफ तमाम चुनावी हार और फजीहत के बीच राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ बराक ओबामा जैसे बड़े नेता की राहुल गांधी के खिलाफ ये टिप्पणी कांग्रेस का मजा खराब करने के लिए काफी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर ओबामा की ये टिप्पणी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई नेटिजन्स ने इस पूरे मामले पर चुटकी ली। उन्होंने माफी मांग ओबामा हैशटैग चलाकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की बात पर न केवल सहमति व्यक्त की है, बल्कि मीम शेयर करके पूरे गांधी परिवार का मजाक भी उड़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के नेता और विधायक महाराष्ट्र में खुलेआम वसूली के कारोबार में लगे हुए हैं। बीजेपी नेता नीलेश राणे ने ट्विटर पर उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। नीलेश राणे ने एक ऑडियो टेप शेयर करते हुए एक शिवसेना विधायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हाईवे पर काम रोकने के लिए फोन पर धमकाया। नीलेश राणे ने ऑडियो शेयर करते हुए लिखा कि शिवसेना उसी हाईवे के ठेकेदारों को धमकी देकर पैसे वसूलने का काम कर रही है, जिस पर उन्होंने एक बार कड़ी आपत्ति जताई थी। शिवसेना का फॉर्मूला है कि पहले परियोजनाओं का विरोध करें और फिर उन्हीं परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर ले। बीजेपी नेता नीलेश राणे द्वारा साझा किया गया ऑडियो टेप कथित तौर पर शिवसेना विधायक और उसके सहयोगियों को एक ठेकेदार को धमकी देते हुए सुना जा सकता है। कॉल पर सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे शिवसेना नेत्री और उनके साथी कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक साथ कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हुए उसे हाईवे का काम रोकने के लिए कह रहे हों। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर ने धमकी के बावजूद विधायक की बात को मानने से इनकार कर दिया और खुद को बचाने के लिए कहा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कंपनी द्वारा मिला है। काम रोकने के लिए उन्हें निर्देश की जरूरत होगी और इसके बाद शिवसेना विधायक ने काम रुकवाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिया और दावा किया कि उन्होंने ही व्यक्तिगत रूप से विधायक को इस काम को रुकवाने के लिए कहा है। मगर कॉन्ट्रैक्टर तब भी झांसे में नहीं आया और उसने शिवसेना विधायक को अगले दिन इस मामले पर दफ्तर में आकर बात करने के लिए कहा। ये सुन विधायक बोले कि इसमें चर्चा की क्या जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने कह दिया वही अंतिम और अनिवार्य है। मुख्यमंत्री फाइनल अथॉरिटी हैं, कोई कंपनी उनके निर्णय के आगे कुछ नहीं कहेगी। इसके बाद उनके साथी ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि हम शिव सैनिकों को भेजेंगे तुमसे बात करने के लिए, फिर देखेंगे कि तुम कैसे नहीं मानोगे। बीजेपी नेता नीलेश राणे ने इस ऑडियो को शेयर करते हुए आरोप लगाया, ये उद्धव ठाकरे सरकार का मानक तरीका है। इसमें वे पहले निर्माण का विरोध करते हैं और फिर उसके लिए ठेका देते हैं। ठाकरे सरकार के सत्ता में आने के बाद से लगातार उन पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का इल्जाम लग रहा है।
पहले शिवसैनिकों ने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर कुछ आम नागरिकों पर हमला किया था और इसके बाद कंगना रनौत तक के घर पर बीएमसी द्वारा बुलडोजर चलवाया गया था और फिर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई। समित ठक्कर नाम के एक ट्विटर यूजर को 3 सप्ताह में 3 बार गिरफ्तार किया गया। समित फिलहाल जेल में ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर तो हैं ही, लेकिन अब शिवसेना भी राहुल गांधी पर निशाना साधने लगी है। शिवसेना ने बिहार विधानसभा के चुनावों के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव को हीरो और राहुल गांधी को जीरो बताया। राहुल गांधी पर शिवसेना की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता राम कदम ने कांग्रेस और शिवसेना दोनों पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में जिसके कुछ उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई हो, उसे बीजेपी पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। शिवसेना ने बिहार चुनाव में 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन 22 में से 21 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। राम कदम ने कहा कि शिवसेना ने तेजस्वी यादव की तारीफ कर उन्हें हीरो बताया और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जीरो। क्या कांग्रेस शिवसेना के इस बयान पर प्रतिक्रिया देगी या फिर शिवसेना के साथ सत्ता में बने रहने के लिए चुप रहेगी? राम कदम ने कहा कि शिवसेना ने सत्ता की भूख के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और वो पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के संकल्प तक को भूल गई। बाला साहेब कहते थे कि वो शिवसेना को बंद कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। असल में सामना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तारीफ की गई। लेख में कहा गया कि युवा नेता तेजस्वी यादव का चेहरा उदित हुआ है। उसने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह, जेपी नड्डा और सारे सत्ताधीशों से अकेले लड़ाई लड़ी। तेजस्वी यादव ने एनडीए को जोरदार चुनौती दी, लेकिन सामना में कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा गया कि शुरुआत में एक तरफा लगने वाली जीत मुकाबले वाली हो गई और ये सिर्फ तेजस्वी यादव के तूफानी प्रचार और सभाओं की वजह से ही हुआ। तेजस्वी ने एक महागठबंधन बनाया जिसमें कांग्रेस सहित वाम दल भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की फिसलन का बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगा। एनडीए एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि शिवसेना का बिहार में खाता भी नहीं खुला और नोटा से भी कम वोट मिले। और इसी बात पर चुटकी लेते हुए अमृता फडणवीस ने एक ट्वीट किया। बिहार का रिजल्ट आने के बाद अमृता फडणवीस ने ट्वीट करते हुए शिवसेना को शवसेना कहा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भले ही महाराष्ट्र में कहीं भी पहुंचा हो, लेकिन बिहार को सही जगह पर लाने के लिए धन्यवाद। बिहार चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस के बयान से एक छोटे से हिस्से को अमृता फडणवीस ने ट्वीट करते हुए ये बातें लिखी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना ने 22 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन वे कद्दू भी नहीं फोड़ पाए। शिवसेना का मजाक उड़ाते हुए फडणवीस ने कहा कि अगर औंधे मुंह भी गिरेगी तो भी बोलेगी कि मेरी उंगली ऊपर है। शिवसेना के सभी उम्मीदवारों का बिहार चुनाव में डिपॉजिट हुआ। कई जगहों पर उन्होंने नोटा से भी कम वोट हासिल किए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 7 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद रिहा हुए अर्नब गोस्वामी ने सीधा उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और उन्हें खुली चुनौती दे डाली। अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे से कहा कि आपने मुझे फर्जी मामले में गिरफ्तार किया, मुझसे माफी तक नहीं मांगी। अर्नब का मानना है कि उद्धव ठाकरे को अपनी करतूत के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि खेल तो अब शुरू हुआ है, मैं देश की हर भाषा में चैनल शुरू कर सकता हूं और मैं ये करूंगा। अर्नब गोस्वामी की रिहाई के बाद से उद्धव ठाकरे तो छोड़िए, बोली की गोली दागने वाले संजय राउत तक की सिट्टी पिट्टी गुम है। हर मसले पर अपनी राय जताने वाले शरद पवार और उनके मंत्री अनिल देशमुख ने भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक होगी और अर्नब गोस्वामी के मसले पर क्या करना है उसकी रणनीति बनेगी। हिरासत में 1 सप्ताह जेल में गुजारने के बाद उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद फिर से न्यूज रूम पहुंचे अर्नब गोस्वामी ने फर्जी मामले में उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। रिपब्लिक चैनल में अपने सहकर्मियों से घिरे गोस्वामी ने कहा, उद्धव ठाकरे सुन लो, मुझसे आप हार गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक को अंतरिम जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को उसका स्थान दिखा दिया गया है। अर्नब गोस्वामी ने एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के 2018 के मामले में अपनी अवैध गिरफ्तारी पर मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भी आड़े हाथों लिया। गोस्वामी ने कहा कि तलोजा जेल में उनसे पुलिस ने 3 दौर की पूछताछ की थी। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि उद्धव ठाकरे, आपने मुझे एक पुराने फर्जी मामले में गिरफ्तार किया और आप मुझसे माफी तक नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि खेल अब शुरू हुआ है। गोस्वामी ने यह भी कहा कि वे हर भाषा में रिपब्लिक टीवी शुरू करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उनकी उपस्थिति है। फिर से गिरफ्तार होने की आशंका व्यक्त करते हुए गोस्वामी ने कहा कि मैं जेल के अंदर से भी चैनल शुरू करूंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्य सरकार ने अदालत की इजाजत के बिना बंद मामले को खोल दिया और गोस्वामी के साथ सड़क के अपराधी की तरह सुलूक किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि अर्नब को सरकार ने प्रताड़ित किया है और एक जेल से दूसरी जेल भेजते रहे। ये सरकार निजी दुश्मनी की वजह से उनके पीछे पड़ी हुई है। पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही बिना नाम लिए बंगाल में जारी हिंसा को लेकर सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन इसका कोई असर कम से कम ममता बनर्जी पर तो नहीं ही पड़ा। पश्चिम बंगाल में इस समय जिस तरीके से हालात हैं, उससे आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा बनना तय माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर होने के साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संभावना भी काफी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत की। राज्यपाल धनखड़ ने भी राजनीतिक हिंसा पर सवाल उठाए और संविधान के हिसाब से कदम उठाने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही इसका जिक्र करके ममता सरकार को इशारों में चेतावनी दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी में गुटबाजी से परेशान ममता के लिए राष्ट्रपति शासन नया सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि बीजेपी का यह भी कहना है कि ममता इसके जरिए विक्टिम कार्ड खेलने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, यहां विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अफसर राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए हैं, ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा देने में भी राजनीति की जा रही है, राजनीतिक विरोधियों की सुरक्षा वापस ली जा रही है। धनखड़ ने आगे कहा कि मैं बंगाल के हालात को लेकर चिंतित हूं। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल की जनता ये विश्वास खो दे कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव भी हो सकते हैं। मैं राष्ट्रपति शासन लगाने पर तब तक कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां मुझे मिली हैं, जनता के हित में संविधान के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। एक राज्यपाल के तौर पर मैं सिर्फ संविधान के आदेश का पालन करता हूं। मैं संविधान का एजेंट हूं। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या और उन पर हो रहे हमलों के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हुई पत्थरबाजी, इसका विरोध करने वाले तकरीबन 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रही है। दिलीप घोष ने कहा कि पुलिस के सामने नेताओं पर हमले होते हैं, लेकिन एक एफआईआर तक नहीं की जाती, उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं को ही हिरासत में ले लिया जाता है। दिलीप घोष ने आगे कहा कि ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि राज्य में 356 लागू हो। वे केंद्र को इसके लिए मजबूर कर रही हैं ताकि चुनाव के दौरान विक्टिम कार्ड खेल सकें। हालांकि बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। दरअसल बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा और केंद्र से तनातनी के चलते ममता सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है। कांथी की भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के ईटाबेड़िया अंचल में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या का आरोप है। बीजेपी अब तक अपने 89 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा चुकी है और इस बीच बंगाल में कोयला माफियाओं का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। गुरुवार को कोयला माफियाओं ने कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर घेरते हुए बीजेपी ने कहा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अवैध कोयला खनन हो रहा है, अब इस राज्य को भगवान ही बचाए। बिहार चुनाव में एनडीए को बहुमत और सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी के हौसले इन दिनों काफी बुलंद हैं। बीजेपी का अगला मिशन बंगाल है और इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली गई है, जिससे ममता खेमे में टेंशन बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर धमकाने का आरोप लगाया। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वे बंगाल में काम कर रहे आईपीएस अधिकारियों को धमका रही हैं। अगर उन्होंने उनके निर्देश का पालन नहीं किया तो उन्हें आयकर या सतर्कता से संबंधित मामलों में फंसाया जा सकता है। केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। पिछले साल शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के लिए सीबीआई जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी, तो कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच झड़प की बात सामने आई। जब इसकी भनक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी तो वो फौरन राजीव कुमार के घर पहुंच गईं और उन्हें बचाने के लिए खुलकर मैदान में आ गईं। ममता बनर्जी ने कोलकाता के मेट्रो इलाके में धरने पर बैठकर इसका विरोध किया। अर्नब गोस्वामी के रिहा होने के बाद उद्धव ठाकरे से उनकी लड़ाई और तीखी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अपने पहले ही शो में अर्नब ने महाराष्ट्र के उद्धव सरकार पर निशाना साधा। अर्नब ने कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर फर्जी केसेस बनाए, उन लोगों ने सोचा था कि मुझे कुचल देंगे। जो मेरे हौसले पर सत्ता का बुलडोजर चलाना चाहते थे, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि आपके हमले से मैं मजबूत बनकर उभरा हूं। अर्नब ने कहा कि जो सच की लड़ाई में हार गए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मुझसे लड़कर निराशा ही हाथ लगी। 130 करोड़ जनता के सामने आप हार गए। मुझसे लड़ने में आपने करोड़ों रुपए खर्च किए। अर्नब यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आपके दफ्तर के लोग कहते हैं कि आपका एक ही एजेंडा है आजकल, वो है रिपब्लिक टीवी। सिर्फ अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करते रहते हैं।
ये केस डालो, वो केस डालो, ये खोलो, ये बंद करो। लोग कहते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मैंने आपका नाम लिया। मैं साफ कहता हूं कि आप सीएम के तौर पर पूरी तरह से नाकाम हैं। आपके आसपास 5 लोग के अलावा सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन वे खुलकर कह नहीं सकते। मैं तो खुलकर कह सकता हूं ये बात। अर्नब ने चुनौती देते हुए कहा कि साजिश करने वाले न तो कभी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को छू पाए हैं और न छू पाएंगे। उद्धव जी, आपके अंदर हिम्मत है तो आंख में आंख मिलाकर बात कीजिए। चलिए बहस करते हैं, 1 to 1 डिबेट करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ये डिबेट लाइव चलाऊंगा मैं। रिपब्लिक टीवी के डिबेट शो में अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए कहा वो उनके सवालों का जवाब दे। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक नेटवर्क के लिए सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है और इसलिए साजिश करने वाले न तो कभी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को छू पाए हैं न छू पाएंगे। सुन लीजिए उद्धव जी, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बुला रहा हूं अपने स्टूडियो में। उद्धव जी, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो चलिए बहस करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। अर्नब ने आगे कहा, मगर आपके तौर तरीके ठीक नहीं हैं उद्धव जी। उद्धव जी, एक गंदी सी साजिश करके आपने मेरे घर के अंदर 47 पिस्तौल, स्टेन गन लेकर लोगों को भेज दिया सुबह 6:30 बजे। ये क्या तौर तरीका है आपका? ये क्या कर रहे हो उद्धव जी? 70 लोगों ने मिलकर मेरे फ्लैट को घेर लिया। ये क्या कर रहे हो उद्धव जी? हमला करते हो, मेरे परिवार पर हमला करते हो, फिर मुझे एक जेल से दूसरे जेल चुपचाप बिना वकीलों को बताए शिफ्ट करने की कोशिश करते हो। फिर भी आप हमें नहीं तोड़ सकते। ये आपकी सोच हमें और मजबूत बना रही है उद्धव जी। अर्नब गोस्वामी को इस महीने की शुरुआत में ही इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के केस में गिरफ्तार किया गया था। अर्नब और 2 अन्य लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने अन्वय नाइक को बकाया नहीं चुकाया था, जिसकी वजह से 2018 में नाइक ने सुसाइड किया था। हकीकत यह है कि अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों के बकाया का केस आने से पहले ही नाइक की कंपनी कॉनकॉर्ड बड़े नुकसानों को झेल चुकी थी। 2016 तक उस पर 20 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था और टैक्स अफसरों से भी कई विवाद पैदा हो गए थे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 2 और आरोपियों सहित खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 50,000 के निजी मुचलके भरने के आदेश के साथ अंतरिम जमानत दी थी। अर्नब गोस्वामी जेल से छूटते ही एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर बरसे और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। The Report, News of India.